हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज ये है वीडियो नंबर 2 फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो नंबर 1 में हमने आपको बताया था एक हमारा पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू, जहां हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट होती क्या है, आपको प्रैक्टिकली बताया व्हाट इज मैनेजमेंट और कहां-कहां मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। फिर हमने आपसे डिस्कस किया मैनेजमेंट की डेफिनेशन और डिस्कस किया एक न्यूमेरिक टेक्निक। तो जल्दी से रिकैप करते हैं वीडियो नंबर 1 की चीजें और फिर आज वही टॉपिक पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी बुक से। फाइन। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कि हमने ये डिस्कस किया था आपसे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि मीनिंग क्या होता है। उस मीनिंग के अंदर तीन बातें खास तौर पे आपको ध्यान रखनी थी। द नंबर वन थिंग इज व्हाट, कि मैनेजमेंट के अंदर एक होता है प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या हो गया, जो उसके फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो है प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को हम फंक्शंस आगे डिटेल में बताएंगे। प्रोसेस के बाद किस चीज का प्रोसेस है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग डिजायर्ड कॉमन गोल। बाद में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और वो होते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इस पूरे डेफिनेशन में हमने कहा था तीन वर्ड्स मार्क कर लीजिए, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और यहाँ हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि एक ओनर ने अपने एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया कि आज एक दिन में उसको 10 ट्रीज कट करने हैं। एनी टारगेट जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इस एक एम्प्लॉय ए ने वो 10 ट्रीज सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम था उसमें से 10 ट्रीज कट कर दिए। तो हम कहेंगे डेफिनेटली वो इफेक्टिव है, डेफिनेटली इफेक्टिव है। और वहीं पे दूसरा पर्सन है, उसने भी 10 ट्रीज कट किए, लेकिन उसने टाइम लिया कितना, ओनली हाफ टाइम लिया। तो ये जो सेकंड एम्प्लॉय है, ये इफेक्टिव तो रहा रहा, साथ में एफिशिएंसी लेवल इसका हाई रहा, यानी उसने रिसोर्स कम रिसोर्सेज के अंदर सेम टारगेट अचीव कर लिया। तो ये इफेक्टिव और एफिशिएंसी के अंदर आप कह सकते हैं कि एक ही कॉइन के दो फेस हैं, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को ही बैलेंस मेंटेन करना होता है। बट कई बार जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवनेस की तरफ ज्यादा जाती है और एफिशिएंसी को कई जगह कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। फाइन। तो ये पढ़ा हमने इफेक्टिव और एफिशिएंसी के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये मैंने आपको 7 फीचर्स डिस्कस किए थे। और एक न्यूमेरिक टेक्निक बताई थी आपको, और वो न्यूमेरिक टेक्निक के लिए मैं आपको ये पिक्चर आपसे शेयर करना चाहूंगा। और वो न्यूमेरिक टेक्निक क्या थी, इस टेक्निक का नाम है चेस गेम। यानी एक चेस के लिए बहुत बड़ी मैनेजमेंट चाहिए होती है, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करके आपको चेस गेम जीतनी पड़ती है। और इस चेस गेम के लिए मैंने एग्जांपल क्या लिया था, आप याद कीजिए। प्राइम मिनिस्टर, यस, प्लेइंग chess game with CID officer and prime minister wins and all said good game। ये याद रहेगा आपको। और इसके बस एक ही वर्ड याद करना है, चेस गेम। चेस गेम से आपको ये पिक्चर भी याद आ जाएगी और आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि देखिए मोदी जी चेस गेम खेल रहे हैं। और ये मान लीजिए जो सामने बैठे सीआईडी ऑफिसर है, आई नो हु, कि जो लोग जानते हैं इनको, मिस्टर आनंद को, बट यहाँ पे मान लीजिए सीआईडी ऑफिसर खेल रहे हैं। तो इस पिक्चर में देख रहे हैं मोदी जी कितना स्माइल कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं, यहाँ पे मोदी जी जीत गए हैं। तो आपने सिर्फ एक ही टेक्निक क्या याद करनी है, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, सीआईडी ऑफिसर और जीजी यानी गुड गेम। तो आपके स्क्रीन पे स्टोरी भी लिखी हुई है, प्राइम मिनिस्टर एंड सीआईडी ऑफिसर प्लेइंग चेस गेम, मोदी जी विंस एंड ऑल सेड गुड गेम। और मैंने उन इनिशियल लेटर्स को हाईलाइट भी कर दिया। आप देखेंगे पीएम को मैंने हाईलाइट कर दिया, सीआईडी को मैंने हाईलाइट कर दिया और जीजी को मैंने हाईलाइट कर दिया। तो क्या चीज बनी, जल्दी बताइए। पीएम, सीआईडी और जीजी। कितना इजीली आप याद कर पाएंगे। और पी से क्या हुआ, परवेसिव, एम से क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल, सी से क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस, आई से इंटेंजिबल, डी से आपका डायनेमिक, और जो दो जी है, पहला जी है आपका ग्रुप एक्टिविटी और दूसरा जी है गोल ओरिएंटेड। तो इनसे हमारा सारा क्लियर हो गया। और ये जो हमने मल्टी डायमेंशन की बात करी आपको, वो मल्टी डायमेंशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो मल्टी डायमेंशनल है वो तीन तरह से काम करती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वर्क के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग आ गया। पीपल को मैनेज करने के लिए स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आ गया। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो हमारे फ्लो ऑफ वर्क होता है, उसके लिए प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब एक्टिविटीज इसके अंदर कवर करेंगे। फाइन। तो चलिए अब देखते हैं हम एनसीईआरटी से क्या है इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि एक एक लाइन हम पढ़ेंगे हमारी बुक्स क्या कहती हैं। और ये आपके सामने स्क्रीन पे यू कैन सी द एनसीईआरटी बुक इज देयर। आई होप यू ऑल आर कैरिंग द एनसीईआरटी बुक। अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से नेट से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप हमसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वी कैन इवन प्रोवाइड यू द लिंक। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर लें। और ये जो एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं आप, ये लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक है। व्हाई आई एम सेइंग लेटेस्ट, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर आपके पास लास्ट ईयर का एडिशन है 2018 का,
तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दे रखा है मैनेजमेंट को समझाने के लिए, वहाँ सुहासिनी का एग्ज़ाम्पल है, जो सुहासिनी एक फेब मार्ट में मैनेजर है गारमेंट्स की। बट अगर आप ये लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे स्मिता राय हैं, जो सिक्किम से है, उसके बारे में केस स्टडी पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस नई एनसीईआरटी में यू विल फाइंड अ न्यू केस स्टडी अबाउट स्मिता राय टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो प्लीज़ नई एनसीईआरटी की पहचान क्या रहेगी, जिसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वी हैव टेकन द न्यू एग्जांपल, न्यू केस स्टडी ऑफ स्मिता राय, who is a manufacturer, the founder of designer candles from Sikkim. Fine. तो वो भी केस स्टडी आज डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पढ़ते हैं और करना क्या क्या है हमें इस चैप्टर से, वो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, अपनी अपनी बुक में मार्क कर लेना जो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एनसीईआरटी से आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंपॉर्टेंस यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत क्या पड़ती है। तो जो स्मिता राय का केस स्टडी पढ़ेंगे उससे मैं आपको इंपॉर्टेंस भी क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद हमने पढ़ेंगे एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ नेचर का मतलब है एज एन आर्ट साइंस, फाइन, और एज अ प्रोफेशन। यानी कई कई लोग हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और नेचर सेम लगता है, बट वहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़े वो उसके मैनेजमेंट के बारे में था। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे मैनेजमेंट कुछ लोग आर्ट्स मानते हैं, कुछ साइंस कहते हैं और कुछ प्रोफेशन की तरह मानते हैं उस नेचर के बारे में। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, उन सब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी होती क्या है कोऑर्डिनेशन। एज वी ऑल नो, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट ये इट इज एन एसेंस, यानी बहुत जरूरी है और हर जगह जरूरी है। हर फंक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन की इन्वॉल्वमेंट जरूरत पड़ेगी, यानी इसके बिना कुछ चीज ऑर्गेनाइजेशन में होती ही नहीं है, इसके बिना अधूरी है, इसलिए इसको एसेंस कहा गया है। फाइंड द बेस। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर। स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पे एक आपको स्टोरी फॉर्म में, एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में हमने एक स्टोरी दी है आपको, और वो है आपके जी कंपनी के बारे में। आप इसको रीड कर लीजिएगा। डायरेक्टली ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है, बट हाँ, इसको पढ़ने के बाद यू कैन जस्ट कम टू नो कि क्या कहना चाहता है। तो ये है हमारी मैनेजमेंट एट टाटा स्टील। एक जी की भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम टाटा स्टील की डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जमशेद जी मुसोवान जी जो थे हमारे, उन्होंने फाउंड किया था 1868 में टाटा ग्रुप को, और कैसे कैसे उन्होंने इस अपनी कंपनी को, इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया, और अच्छी मैनेजमेंट को लेके वो आज टॉप टॉप इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ये आप इसको एक बार जस्ट गिव अ रीडिंग। फाइन। हम चलते हैं मेन पार्ट में, जो हमारा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, और वो है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे उसने कहा है कि अगर आप ऊपर स्टोरी पढ़ते हैं, द अबव केस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अमंग्स द टॉप कंपनीज इन इंडिया। और वो रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छी मैनेजमेंट की वजह से। इट हैज राइजन टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से ही ये टॉप पे आए हैं। Then next we can see the management is required in all kinds of organization। ये हम बात कर रहे थे परवेसिव में, आपको याद होगा जब हमने पी डिस्कस किया था आपसे। परवेसिव मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कहीं भी हो, यानी एक स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके पेट्रोल पंप तक, एवरीवेयर यू हैव अ मैनेजमेंट। होटल इंडस्ट्री में जाएंगे, हर जगह मैनेजमेंट है। तो इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। दोज मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम्स, यहाँ पे हैंडलूम्स लिखा हुआ है। ट्रेडिंग इन द कंज्यूमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज। आप देख रहे हैं आजकल हेयर स्टाइलिस्ट कितना चार्ज करते हैं, इवन उनका भी एक अपना बिजनेस है, तो वो भी इसी का पार्ट है। देन इवन इन द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। और अब स्टोरी आती है स्मिता राय की, हु इज अ 38 ओल्ड एंटरप्रेन्योर हु ग्रू अप इन अ रूरल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड नामची, साउथ सिक्किम। मैं अभी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल, मैं लेके चलता हूँ एग्जैक्ट आपको सिक्किम में, और दिखाता हूँ सिक्किम में कैसी स्मिता राय है। बिकॉज अगर आप अभी सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं या क्लासरूम में सिर्फ बुक्स को देख के पढ़ रहे हैं, तो आपको मन नहीं करेगा कि स्मिता राय है कौन, दिखने में कैसी है, क्या ये करती है, क्या इसका प्रोडक्ट है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा स्मिता के पास। और अगली फोटोग्राफ जो अब आप देखेंगे, जहां पे हेडिंग आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिक्किम, एंड शी इज देयर, स्मिता राय, द फाउंडर मेंबर ऑफ नामची डिजाइनर कैंडल्स फ्रॉम साउथ सिक्किम। कितना अच्छा लगेगा आपको कि जिसके बारे में एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ वर्ड्स में लिखा है, आप पहली बार देख पा रहे हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, 98% 98% बच्चे जो सीबीएसई के होते हैं, वो सिर्फ इसको थ्योरी पढ़ के खत्म कर देते हैं। उनमें इंटरेस्ट ही नहीं होता कि अगर स्मिता के बारे में कुछ मेंशन है, क्यों इसको इतनी रिकग्निशन मिली, क्यों पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इसके बारे में। अगर आप सिक्किम की बात करें तो आपको नजर आएगा कि या क्यों शी इज सो फेमस। और साथ में स्मिता राय के साथ साथ
एक और लेडी है, इन्होंने तो एक डिजाइनर कैंडल्स का पैशन था, उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। और एक और लेडी थी सिक्किम से, इन्हीं के ही सर्कल में, देविका गुरुंग। ये है फाउंडर फिजिटी फिंगर्स, यानी ये सिखाती है आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। और सिक्किम का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत दूर दूर तक फेमस हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ देविका गुरुंग। तो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके माइंड में आइडिया आया। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट आइडिया। यानी एक आइडिया ही होता है जिसकी वैल्यू होती है। जब मैं आपको मार्केटिंग पढ़ाऊंगा तो मार्केटिंग में बताऊंगा क्या क्या चीज मार्केटिंग होती है। एक प्रोडक्ट होता है मार्केट, एक सर्विस होता है, वहां हम सिखाएंगे आपको एक आइडिया भी। यस, एक आइडिया भी पॉसिबल है मार्केट होना। यस, और ये लोग, इन लोगों ने करके दिखाया। तो इनके मन में एक आइडिया आया कि जो चीज इनका पैशन था, हॉबी था, क्यों ना इसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करें। और अभी डिटेल केस स्टडी में आपसे डिस्कस करूंगा। फिर बात करेंगे प्लान, कैसे उन्होंने प्लानिंग करी। फिर आप देख पा रहे होंगे ऊपर सेल्स का, मेरे पीछे सेल्स है, इनका सेल्स का ग्राफ ऊपर जाने लगा। और लास्ट में ऊपर सक्सेस देख पा रहे हैं एंड वेरियस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ए से लेके बी। ए से लेके बी मतलब जहां ये थे, और जहां बी मतलब डेस्टिनेशन जाना चाहते थे, उन्होंने ये मैनेजमेंट लगाई एंड दे वर एबल टू सक्सीड। दिस इज व्हाट इज एक्चुअल बिजनेस स्टडीज। तो आपका बिजनेस स्टडीज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ, अगर आपका तरीका सही हो। तो ये है स्मिता राय, आप देख चुके हैं स्मिता राय, एंड शी इज गेटिंग सो मच रिकग्निशन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फेलिसिटेशन हो रहा है इनके साथ, कितने अवार्ड्स मिल रहे हैं, कितने प्राइजेस मिल रहे हैं। तो क्या आप इस लेडी के बारे में जो पढ़ना चाह रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर, क्या आप चाहेंगे नहीं कि मैं इनके बारे में और डिटेल देखूं, पढूं? क्योंकि अब आपने एक कनेक्शन बना लिया स्मिता राय के साथ। अब जो मैं बातें बताने वाला हूं आपको अच्छी लगेंगी, आपको मजा आएगा कि अच्छा ये है स्मिता राय। एंड नाउ इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे डिटेल में, तो मैं कहना चाहूंगा आप इसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा कि एक्चुअली बिजनेस कैसे हुआ इनके साथ। और एनसीईआरटी के सामने आप देख पा रहे हैं, अब जो एनसीईआरटी है आपके सामने स्मिता राय के बारे में। तो ये स्मिता राय 38 ओल्ड, और ये है इनकी पिक्चर। तो अब आपको क्लियर हो गया कि स्मिता राय वाई शी इज हेयर इन दी एनसीईआरटी को, कुछ ना कुछ तो किया होगा। और लास्ट ईयर तक हम पढ़ाते थे किसके बारे में, सुहासिनी के बारे में। सुहासिनी का एग्जाम्पल हटा के हमने किसका एग्जाम्पल कोट किया है, केस स्टडी लिए स्मिता राय की। और ये है स्मिता राय के बारे में। तो आओ पढ़ते हैं। स्मिता राय इज अ 38 ओल्ड ईयर ओल्ड entrepreneur who grew up in a rural district called नामची। नामची एक जगह का नाम है, छोटा सा शहर है साउथ सिक्किम के अंदर। फाइन। शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट पर्टिकुलरली। ये उन बच्चों के लिए है, ये मेरे स्टूडेंट जो इसको देख रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप भी किसी चीज में अच्छे हैं, आप में भी पैशन है, जुनून है, और आपको लगता है कि ये चीज जो मेरी हॉबी है, स्किल है, मैं दूर दूर तक पहुंचा सकता हूं, तो डेफिनेटली ये स्टोरी आपके लिए है। क्या पता 8-10 साल बाद आपकी स्टोरी एनसीईआरटी बुक में हम लोग पब्लिश करें। तो ये क्या करती थी, ये वैक्स के मोल्ड्स बनाती थी। सुनिए ध्यान से, वैक्स के मोल्ड्स बनाती थी। शी लव टू मेक कैंडल्स, ऑफन शी मेक इनटू टॉयज एंड स्मॉल पीस ऑफ आर्ट विद वैक्स एंड यूज इट एज अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये बिजनेस स्टडी से अब आपका प्यार हो रहा है, आप समझिए। हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, आपको बिजनेस स्टडी के साथ प्यार करवा रहे हैं कि यस, कि इसको स्टोरी की तरह देखिए। मान लीजिए जैसे आप मूवी देखते हैं, आपने मूवी देखी है, कितने कितनी मूवी देखी है, दंगल की तरह देखा आपने मूवी, आपने चक दे इंडिया, ये सब लाइव केस स्टडीज पे बनी है, उनमें से ये केस स्टडीज आप समझिए। और यहाँ मैनेजमेंट को समझिए कि क्या होती है मैनेजमेंट। आप थ्योरी की तरफ देखेंगे, फीचर्स, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, अभी आप बताएंगे आर्ट साइंस, इसके ऑब्जेक्टिव बताएंगे, वो थियोरटिकल पार्ट है। बट जब ये समझेंगे तो वहां आपका मन जरूर लगने लगेगा। और जिनको बिजनेस स्टडीज अच्छी लगती है, वो यही बच्चे हैं जिनको इस ढंग से पढ़ते हैं। फाइन। तो ये नामची में थी। शी वॉज अ वेरी गुड इन आर्ट and craft, particularly wax molds. She loved to make candles, and often she make into toys and small piece with wax and use it as a gift to friends and relatives. ये सबको गिफ्ट में बांट देती थी। She was loved and appreciated for the same. इसको बहुत रिकग्निशन मिलती थी, लोग कहते थे आप तो बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो लोगों ने मोटिवेट किया कि क्यों ना आप इसका काम शुरू कर दीजिए। फाइन। तो स्मिता, लेकिन एक स्मिता को बहुत परेशानी थी। क्या परेशानी थी? वो बहुत दुखी होती थी जब वो सिक्किम में देखती थी, जिस जगह वो रहती थी, कि वहां पर ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो था, साधन बहुत ही कम थे। और लोग जो थे इतनी अर्निंग नहीं थी उनकी। तो उसको ये बात बहुत परेशान करती थी। तो देखिए क्या था, स्मिता वॉज नेवर हैप्पी विद द कंडीशंस, विद द कंडीशंस ऑफ द विमेन इन हर डिस्ट्रिक्ट। वो खुश नहीं थी कंडीशन से, जो वहां पे विमेन के साथ उनके एरिया में जो माहौल था, जॉबलेस थे, पुअर थे।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने ये वाली बात भी मेंशन करी है उसके बारे में कि वहां पर दे वर पुअर एंड जॉबलेस, so she planned to do something to resolve the problem because she knew that imparting skills for livelihood is needed, but she had no idea how to implement her idea. जो मेरे पीछे लिखा हुआ आइडिया इसी बात की है. She had the idea but marketing करना नहीं आया, इस आइडिया को कैसे कन्वर्ट करें रेवेन्यू मॉडल के अंदर, ये बड़ी प्रॉब्लम थी. हुआ क्या, 2012 में वो मिली एक मिस्टर अभिषेक लांबा से. और वो अभिषेक लांबा थे, मैनेजर थे वहां के NEDFI, एक ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जहां पर ये एक सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को. अगर आपको स्टार्टअप करना चाहें तो दे प्रोवाइड यू द फंड्स. तो वो मिली अभिषेक लांबा से जो ब्रांच मैनेजर थे NEDFI के नामची के अंदर ही. और उन्होंने उनसे हेल्प ली, उन्होंने उससे अपना आइडिया डिस्कस किया कि सर हम ये करना चाहते हैं, इवन आप लोग भी कभी आगे जाके कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है. तो मत भूलिए, यू कैन ऑल्सो डू अ स्टार्टअप विद योर ओन आइडिया, जो भी आपका है. तो ये सपोर्ट करते हैं लोकल पीपल को विद द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑल्सो चैनलाइज देम इनटू अ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज. स्मिता को बड़ा अच्छा लगा, स्मिता गॉट इंटरेस्टेड. I love making candles, then why not convert my hobby into a venture? This is the most crucial line for you people, those who have taken commerce and right now you're in class 12, कि अगर आपकी हॉबी को आप वेंचर बना दें तो कभी आप थकेंगे नहीं. सचिन तेंदुलकर खेल के कभी नहीं थकता, विराट कोहली 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता नहीं थकता, लता मंगेशकर आज की एज में प्रैक्टिस करे बिकॉज उन्होंने अपने हॉबी को क्या बना लिया, पैशन को अपना रूटीन बना लिया. तो यहाँ भी कहना चाहते हैं दे इन्वॉल्व रूरल वुमेन, उन्होंने रूरल गांव की लेडीज को भी इस काम में ले लिया. This led to the establishment of Namchi Designer Candles with the help of NEDFI and some financial institutions support them और different stakeholders, यानी कई लोगों ने इसमें अपना पैसा भी लगा दिया, विश्वास था उनके इन सपनों में. Since then, women have never looked back despite the challenges. ऐसा नहीं है challenges नहीं आए, challenges आए, but उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इन challenges को बहुत ही gracefully accept किया और उनको handle किया. अब देखिए, so they face a lot of harassment but they could overcome all these troubles. आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो बिजनेस करना क्या आसान होता है, कितनी हर्डल्स आती है, कितनी दिक्कतें आती हैं, कुछ अपने कंट्रोल में होती, कुछ अपने कंट्रोल में नहीं होती. फाइन, अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट कोरोना वायरस के केस में, क्या ये आपके हाथ में है, कंट्रोल में नहीं. तो दिक्कतें भी आती हैं, वहीं पे एक मैनेजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है. तो मैनेजमेंट एक अपने आप में कोई थ्योरी वर्ड नहीं है, ये सिचुएशन स्पेसिफिक है कि किस सिचुएशन में आपने क्या कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है. That is what is your learning. So Namchi Designer Candles has 100% women as employee. यानी उस फर्म में, नामची के जो फर्म है उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज जो हैं वो फीमेल है. And they also produce a variety of candles. During Diwali they produce the customized candles meant for the occasion. आप समझते हैं दिवाली के टाइम पे कितनी फैंसी कैंडल्स आती हैं, वो इन्हीं की बनाई हुई मार्केट में मोस्टली आती हैं. Then This Diwali themed candle has been a success in Sikkim as its demand increases on a yearly basis. और ये बहुत फेमस हो गए हैं कैंडल्स, फैंसी कैंडल्स, और बहुत दूर दूर तक इनकी डिमांड है. Namchi Designer Candles has been receiving numerous awards such as Northeast Women Entrepreneur of the Year 15-16 for Sikkim and Srimanta Shankar Mission of Guwahati on 26 April 2018 at New Delhi. यानी ठीक 2 साल पहले, अभी हम देखें तो अभी हमारा सेशन 20 है, अप्रैल है, तो ठीक 2 साल पहले हमारा यहाँ पर भी इसको अवार्ड मिला दिल्ली के अंदर. कितनी बड़ी बात है, यानी एक लाइव केस स्टडी आपके लेके आए हैं आपके सामने. फाइन, अ टिपिकल डे इन स्मिता's life consists of a series of इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूस फंक्शन. अब यहाँ से मैनेजमेंट का पार्ट शुरू हो रहा है जो आपको पढ़ाना है कि स्मिता करती क्या थी. स्मिता एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूस फंक्शन करती थी, यानी कंटिन्यूस वे में, ये नहीं कि आज काम किया, शाम को किया, फिर 2 दिन नहीं किया. तो इंटर रिलेटेड था, एक दूसरे से जुड़े हुए काम एंड कंटिन्यूस फंक्शन. शी हैज टू प्लान अ स्पेशल फेस्टिवल कलेक्शन फॉर दिवाली. उसको दिवाली के लिए एक स्पेशल कलेक्शन भी बनाना बनाना होता था, यानी अकॉर्डिंग टू द ओकेशन उसको बार बार कुछ ना कुछ नई वेराइटी लानी थी. फाइन, देखते हैं आगे क्या है. She has to plan a special festive collection for Diwali. This means organizing more funds and recruiting more workers. जब आप किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक चीज जानते होंगे क्या, कि उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को ज्यादा परचेज करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको वर्क फोर्स स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा. तो यहाँ पर उसको ज्यादा फंड की जरूरत होती है, recruiting more workers. She also has to regularly communicate with her suppliers to ensure that deadlines regarding
सप्लायर की बात क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जहाँ से रॉ मटेरियल आता है। अगर आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और पीछे से ना आ पाए, मान लीजिए अब कोरोना का लॉकडाउन है और आपको किसी चीज़ का ऑर्डर आया हुआ था और डेडलाइन थी कि आपको मई को देना है, मई 5 तक, मई 10 तक देना है। बट आपको पता है लॉकडाउन ही 3 मई तक है। अब आप क्या करेंगे? तो डेफिनिटली अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाली बातें प्रॉब्लम बिज़नेस के अंदर आती है। तो नॉर्मल टाइम के अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि कब वो आपको डिलीवरी करेंगे रॉ मटेरियल का, आपको कितने दिन बनाने में लगेंगे, कितने दिन पैकिंग में लगेंगे और कितने दिन में वो कस्टमर के पास तक पहुँच जाएगा। ये सारी बातें उसको मतलब कहाँ बनाने से लेके रॉ मटेरियल से लेके डिलीवरी तक का भी सारा उसको ध्यान रखना पड़ता था। इन द कोर्स ऑफ द डे यही नहीं, शी मीट्स कस्टमर्स फॉर अ जनरल फीडबैक। इवन ये अपने कस्टमर को कई बार पर्सनली मिलती थी, जो लोकल मार्केट में वहीं रहते थे सिक्किम में। कई बार उससे बाहर दिल्ली में जो कस्टमर उनसे फ़ोन पे बात करके पूछती थी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है प्रोडक्ट और क्या इसमें हम चेंज कर सकते हैं। यानी आप कॉन्स्टेंटली आप टच में हैं अपने कस्टमर के साथ भी एंड एनी सजेशन दैट दे मे हैव। Smita is managing Namchi Designer Candle, so she is the principal managing your school. So is the principal managing your, यानी कैसे कॉन्ट्रास्ट लाइन लिखी है समझिए। तो स्मिता जिस तरह से नामची डिजाइनर को मैनेज कर रही है, उसी तरह आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो भी आपका सेम काम कर रही है, वो भी मैनेज कर रही है। जिस तरह से स्मिता कैंडल्स बना रही है, विमेंस को कोऑर्डिनेट कर रही है, वेरियस फंक्शंस कर रही है, एक्टिविटीज, उसी तरह से आप देखिए आपके प्रिंसिपल भी स्कूल में कितनी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करते हैं ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट। दे ऑल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था को मैनेज कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी को मैनेज करती हैं, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन अपनी फर्म को, बिजनेस फर्म को करती हैं, और जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटेबल, वो अपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है। फाइन। So they all manage organization like schools, hospitals, shops, large corporation. They all are organization with diverse goal. हर एक का गोल अलग अलग होता है एंड दे एम एट अचीविंग समथिंग। बिना गोल के तो कोई फर्म बनती नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन होगी भी नहीं। जैसे मैंने आपको कल बताया था लास्ट उसमें वीडियो में वन में कि वहां पर जब अगर कोई गोल ही ना हो, तो अगर फुटबॉल खेल रहे हैं या आप हॉकी खेल रहे हैं, तो विदाउट अ गोल पोस्ट कहाँ पे आप गोल करेंगे? कोई टारगेट ही नहीं है, एम नहीं है। ठीक है। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर, what its goal might be, they all have something in common, something in common, that is management and the manager. Please highlight कर लो अपने बुक में। गोल कुछ भी रहा हो, कोई भी गोल हो, जो मर्जी अचीव करना हो, बट एक चीज कॉमन सभी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या? मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। अब बात ये आती है सर ये मैनेजमेंट होती क्या है? भैया जो काम मैनेजर्स करते हैं, जो फंक्शंस मैनेजर करते हैं, उन फंक्शंस को हम क्या बोल देते हैं कि उस फंक्शन से क्या एक अदृश्य चीज, इनविजिबल चीज हो रही है, एक मैनेजमेंट हो रही है। तो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, जो मैनेजर्स वर्क करते हैं, फंक्शंस करते हैं, इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज करते हैं, उन सबको हम क्या नाम दे देते हैं कलेक्टिवली? एज अ मैनेजमेंट। फाइन। यू हैव ऑब्जर्व दैट स्मिता, अब इसको आप पढ़ेंगे। यू हैव ऑब्जर्व दैट स्मिता's वर्क एज अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा था वो अलग अलग कर रही है, सप्लायर से बात कर रही है, कस्टमर से बात कर रही है, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे फाइनेंस अरेंज करने के लिए, तो अलग अलग चीजें कर रही है। दीज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बात समझिए, जब आपसे कोई पूछा जाएगा फंक्शंस मतलब मैनेजमेंट होती क्या है, यही इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? दे आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट by following a deliberate process called management। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन गिवन है, स्ट्रॉन्ग लाइन है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल जो होती है वो बाय चांस नहीं होती, तुक्के से नहीं होती, बाय नॉट बाय चांस, बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। आपने कहानी सुनी होगी, वो कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं लगेगा, हो जाता है अपने आप नहीं, कि करना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस लगाना पड़ता है, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। और इसकी बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की। उसमें से मैं डेफिनेशन लेना चाहूंगा पहले हेरल्ड नोट्स की। ये डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है और बड़ी प्रैक्टिकल है। आप देखिए क्या कहना चाहता है, इसने क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। हेरल्ड नोट्स एंड हिंस विरिक, क्या कहा? वेरिच, क्या कहा इन्होंने, पढ़ो जरा। तीन बातें जो मैं कहता हूं हमेशा वो ध्यान रखना। पहली बात प्रोसेस, वो यहाँ प्रोसेस है, यहाँ एफिशिएंटली है, और एक इफेक्टिवली भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले समझिए मैनेजमेंट है क्या। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। ये वर्ड याद किए, पहले डिजाइन करना है और मेंटेन करना है एक एनवायरनमेंट को, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिजाइन करना है
जहां इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं इन ग्रुप्स, वेयर द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप्स efficiently accomplish their selected goals, efficiently accomplish their selected मतलब desired goals, जो कि desired aim थे, desired goal थे, उनको efficiently achieve करें, फाइन। और यहाँ efficiently के साथ साथ effectively भी है, यानी टाइम पे टास्क पूरा हो, जो राइट right टास्क पूरा हो, वो जरूरी है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ process of designing and maintaining an environment in which the individuals work together in groups efficiently accomplish selected aims। अब सेकंड क्या है? डेफिनेशन एक और ऑथर ने दी है, रॉबर्ट ट्रेवेली ने। क्या? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन। ये एक नया वर्ड दिया, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। देखिए यहाँ इन्होंने दोनों वर्ड यूज किए, जो हेरल नोट्स है उन्होंने वहाँ इफेक्टिव को नहीं यूज किया था, तो वो इफेक्टिव वर्ड भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू others to effectively achieve organizational objective efficiently by efficiently using the limited resources। देखिए यहाँ दोनों वर्ड आ गए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली, फाइन। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये बड़ा एप्ट है आजकल के हिसाब से। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी जो आजकल का माहौल है, आजकल का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर मैनेजमेंट का रोल आपको बता दिया है। सो आई होप ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो जल्दी से डेफिनेशन याद करते हैं। कोई भी डेफिनेशन अगर आपको आ जाए एग्जाम में डिफाइन करने को, तो आप डिफाइन कैसे करेंगे जल्दी से बताएंगे। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, आप प्रोसेस से लेके इसमें कोशिश करेंगे सारे उन वर्ड्स को लिखें। अगर आपको ऑथर का नाम नहीं याद हो रहा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपको ऑथर का नाम नहीं याद हो रहा तो मत लिखिएगा, अदरवाइज आपको पूरा वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन सेम लिखना पड़ेगा इफ यू आर कोटिंग एन ऑथर्स नेम, फाइन। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस? ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच individuals working together in groups efficiently accomplish the selected aims। Got it? मैं इसको समझाना चाहूंगा एक ग्राफिकल फॉर्म में, फाइन। तो चलिए समझते हैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में, ताकि जो चीजें फ्लो चार्ट हो, ठीक है ना, माइंड मैप्स हो, वो जल्दी याद रहती हैं। तो इस डेफिनेशन को याद करने का बड़ा यूनिक तरीका बता रहा हूं, और वो रहा आपके स्क्रीन के सामने। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, और इस डायग्राम के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे हम डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो पहली चीज, फर्स्ट चीज, बच्चों को क्या याद करना है? हमारा फर्स्ट क्या है, मेन मेन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, जल्दी से बताएंगे। पहला था, इट इज अ प्रोसेस। तो ये मैंने प्रोसेस आपको लिख दिया। सबसे नीचे बेस है, तो सबसे नीचे इस पिरामिड में हमारा बेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या आ जाएंगे? आपके सारे फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर पार्ट आ गया। नेक्स्ट, किस चीज का प्रोसेस है? प्रोसेस है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, यानी कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर लोग, इंडिविजुअल्स आपस में काम कर रहे हैं, सबके पर्सनल गोल भी है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी है, तो उनको सिंक्रोनाइज करके इनके एफर्ट्स को डायरेक्शन देके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है। तो यहाँ पे क्या है? एनवायरमेंट क्रिएट करना है हमने, ठीक है जी। एनवायरमेंट भी हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यहाँ पर क्या है? बात जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। क्या? इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप्स, वो जो इंडिविजुअल्स है एंड ग्रुप्स, उनको आपस में आपने कोऑर्डिनेट करना है। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट करना उनके एफर्ट्स को, फाइन। नेक्स्ट है, कैसे काम करेंगे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये दो वर्ड आपके हमेशा होने चाहिए डेफिनेशन में। और यही जब हम आपको केस स्टडीज देंगे, तो वो जो की वर्ड्स होते हैं, की लाइन, उसमें भी आपको यही वर्ड आइडेंटिफाई करने को हम देंगे। लास्ट, टू अकम्प्लिश, टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, ये टॉप पे प्रायोरिटी होगा। तो इससे अब आप समझ सकते हैं कि कैसे डेफिनेशन को आपने फ्रेम करना है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? द प्रोसेस of creating, designing and creating and maintaining an environment in which the individuals working in groups to achieve their desired goal effectively and efficiently। क्लियर है ये बात? तो अब ये बात हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी से, आगे चलते हैं। सो मैनेजमेंट क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल, management is essential
फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस बिग और स्मॉल, ये में हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि मैनेजमेंट की हर जगह जरूरत पड़ेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, कुछ भी हो, या हर को जरूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट नेसेसरी individuals make their best contribution towards the group objective, यानी हर आदमी अगर अपना अपना बेस्ट दे, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ पीक परफॉर्मेंस, अगर हर आदमी अपनी पीक परफॉर्मेंस करे, पीक परफॉर्मेंस पे काम करे, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों अचीव कर सकता है। फाइन। नेक्स्ट, management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. Later in this chapter, you will understand that although both of them are managers, they function at different levels in the organization. The time spent by managers in different functions, however, is different. यानी अगर दो मैनेजर हैं तो दोनों मैनेजर अगर अलग अलग लेवल पे हैं तो दोनों ही अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, बट उनके अपने अपने लेवल के अलग अलग एक्टिविटीज होंगी, अलग अलग रोल होगा। फाइन। टाइम भी वो अलग अलग स्पेंड करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए जो टॉप पे है मैनेजर, तो वो ज्यादा टाइम किस में स्पेंड करेगा, वो प्लानिंग में करेगा, ऑर्गेनाइजिंग में करेगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में। और जो मैनेजर लोअर लेवल पे है वो किस पे काम करेगा, अपने वर्कर्स को अरेंज करने में, ठीक है ना, वर्क को डेलीगेट करने में अपने लेवल पे। तो जैसा लेवल होगा वैसी आपकी एक्टिविटी होगी, ये ध्यान रखिएगा। सो नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब आपने पढ़ लिया सब कुछ, स्टोरी भी आपने देख लिया स्मिता राय का, क्या है कॉन्सेप्ट का मैनेजमेंट का, अब आप मुझे बताएंगे। तो आप कहेंगे सर मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एंटरप्राइजेस। यानी जो भी एक्टिविटीज हैं उसके चार्ज को लेने को, मेंटेन करने को, हमें उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। As you have seen from the above example and case study, that management is an activity which is necessary whenever there is a group of people working in an organization. यानी जहां भी ग्रुप होगा वहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एक ही आदमी काम कर रहे हैं तो फिर वहां मैनेजमेंट आप एज अ होल नहीं लगाते, वहां सिंपली आप अपने आप को ही मैनेज कर लेते हैं, गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। बट अटमोस्ट रिक्वायरमेंट वहां है जहां भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल अपने अपने इंडिविजुअल एम्बिशन गोल्स के साथ आते हैं। उनका टारगेट होता है कि हमारे गोल भी अचीव हो, बट मेन इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और अब अभी हमने देखा था हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कितना बढ़िया एग्जांपल दिया, क्या कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट। यानी उनके फादर एक्सपायर हुए तब भी वो अपने पापा से मिलने नहीं गए, उनके जो क्रिमेशन है उसके लिए नहीं गए। तो ये है एक मैनेजमेंट का पार्ट जो हमें सीखना है। फाइन। चले अब आगे देखते हैं। सो पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। तो जैसे मैंने बताया, उनका जो हमारे यूपी के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका टारगेट क्या था, इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे हमें फाइट करना है। तो वो बड़ा गोल इतना इंपॉर्टेंट था कि उनको अपना गोल उनको सेक्रीफाइस उन्होंने कर दिया। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज अ गोल। Thus, management has to see that tasks are completed and goals are से ये है जो आपको एक केस स्टडी में भी हेल्प करेगा और छोटे क्वेश्चंस में भी काफी हेल्प करेगा आपको। क्या कि यहाँ पे मैनेजमेंट हैज टू सी दैट द टास्क आर कंप्लीटेड एंड द गोल्स आर अचीव्ड। टास्क कंप्लीट करने को बोलते हैं इफेक्टिवनेस, प्लीज नोट इट डाउन। टू कंप्लीट द राइट टास्क इज नोन एज इफेक्टिवनेस। लेकिन उसको कम से कम कॉस्ट में करना, विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। और रिसोर्सेज आपको पता है, मैन, मशीन, मटेरियल, टाइम, ये सब चीजें रिसोर्सेज हैं, वो है एफिशिएंसी। तो ये दो बातें आप नोट कर लो कि कम टाइम में राइट टारगेट को अचीव करना, यानी टारगेट जो मिला उसको अचीव करना है, और साथ साथ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज यूज करके, दैट इज नो एज व्हाट, एफिशिएंसी। फाइन। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है एनसीईआरटी में हमारे, कि मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस। अब वो तीन बातें आ गई जो मैं तीन बातें आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, और अब तो आपको याद भी हो चुकी है, क्या कि एक चीज चाहिए मुझे प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली और सी एफिशिएंटली। हमने तीनों वर्ड्स देख लिए। तो पढ़ते हैं ऊपर से। मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, यानी वही मैंने बात किया आपके डिजायर्ड गोल्स, कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। We need to analyze this definition. There are certain terms which require elaboration. What are the three terms? Process, effectively and efficiently. तो पहले पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। क्या होता है प्रोसेस, वो देखते हैं। Process is the definition, means the primary function or the activities that the management performs to get the things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling, which we will discuss later in the chapter. अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। Being effective or doing work effectively
बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। क्या मतलब हुआ? मैंने आपको कहा कि बेटा ये 10 क्वेश्चन आपको आज करने हैं एंड यू मैसेज मी कि सर मैंने वो क्वेश्चंस कर लिए, तो आप इफेक्टिव हैं। देखिए, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग द वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, सही चीज करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमने होमवर्क कर लिया, मैंने कहा अच्छा आप मुझे व्हाट्सएप करो। जब वो व्हाट्सएप करते हैं तो वो 10 क्वेश्चन उन्होंने कौन से कर लिए जो मैंने नहीं दिए थे। मैंने कहा था क्वेश्चन 1 टू 10 करने, बट वो क्वेश्चन 1 टू 10 कौन सा बोला था? मैंने आपको क्वेश्चन 1 टू 10 बोला चैप्टर 3 के, और आपने गलती से चैप्टर 4 के, चैप्टर 2 के कर लिए, या उसी चैप्टर के मैंने कहा था एनसीईआरटी से करना, आपने टेक्स्ट बुक से कर लिए, या मैंने कहा था ये टेक्स्ट बुक के पीछे वाले बैक क्वेश्चंस करने हैं, आपने सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए। यानी वो जो टास्क दिया था वो राइट टास्क नहीं किया। इसका मतलब आप इफेक्टिव नहीं है। किया तो है आपने 10 क्वेश्चन, बट आप इफेक्टिव नहीं है, यानी राइट टास्क नहीं किया। तो जो गोल दिया जाता है पहले उसको पहले खत्म करना है, पहली चीज ये होती है। फाइन। इफेक्टिवनेस का मतलब राइट टास्क कंप्लीट करना एंड अचीविंग द गोल, यानी एंड रिजल्ट वो होना चाहिए जो मेरा डिजायर्ड था। यानी जब किसी काम को शुरू करने से पहले, अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ए और बी लिखा था, ए है जहां आप हैं और बी है जो आप चाहते हैं। तो बी इज योर एंड रिजल्ट, बी इज योर डिजायर्ड टास्क। इफ यू एम्प्लॉय योर रिसोर्सेज टू अचीव बी, देन यू आर इफेक्टिव, कि आपने रिसोर्सेज यूज किए और आपने बी टारगेट अचीव कर लिया। बट अगर वो रिसोर्सेज आपने एफिशिएंटली यूज करे, एफिशिएंटली मतलब जुडिशली यूज किए, वेस्टेज नहीं करी, तो वो आप कहेंगे आप एफिशिएंटली आपने अचीव किया। बट तो आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, देयर इज अनदर एस्पेक्ट आल्सो, बीइंग एफिशिएंट, और एज वी से डूइंग वर्क एफिशिएंटली। यानी एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन किए और 4 घंटे लगा दिए, आपने भी वही 10 क्वेश्चन किए बट आपने 3 आवर्स में कर लिया, तो डेफिनेटली आपने 1 आवर बचा लिया, सेव कर लिया, एफिशिएंटली किया आपने। फाइन। तो हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव के साथ साथ हम एफिशिएंसी को भी वेटेज देते हैं। सो एफिशिएंसी मींस व्हाट? इट मींस द डूइंग टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। प्लीज, ये इक्वल टू का फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? डूइंग द राइट टास्क प्लस एट मिनिमम कॉस्ट। लिख लो, ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लो। एफिशिएंसी का मतलब डूइंग द राइट टास्क प्लस विद मिनिमम कॉस्ट। तो इसको मैं हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आप समझ जाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, दिस प्लस दिस, ये इक्वल टू है और ये मैं प्लस का साइन लगा दिया। तो इट मींस व्हाट? डूइंग द टास्क करेक्टली प्लस मिनिमम कॉस्ट। सो देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट बेनिफिट? कॉस्ट बेनिफिट मतलब अगर मुझे कोई बेनिफिट लेना है तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी पहले वो जज कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है और वो जो बेनिफिट है वो इतना मेरे लिए वर्थ ही नहीं है। ठीक है ना? तो कोई भी एक टास्क को करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज इनपुट डिसाइड किया था, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो। इफ यू वांट टू हैव अ सर्टेन डिजायर्ड आउटपुट, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मात्रा में इनपुट लगेगा। तो एक हर इंडस्ट्री का, हर वर्क का, हर ऑपरेशन का एक सेट इनपुट आउटपुट रेशियो होता है कि इतने इनपुट में इतने आउटपुट निकलेंगे। फाइन। If by using the less resources, that is less inputs, more benefits are derived, then you are said to be efficient. बात को समझिए। आपको पता है कि 1 घंटे में ये 10 आइटम मैन्युफैक्चर हो सकती है, बट उसी 1 घंटे में अगर आपने 11 या 12 कर दिया तो इसका मतलब और वो सेम क्वालिटी का, ये नहीं कि क्वालिटी से कम्प्रोमाइज हुआ है, सो डेफिनेटली आप क्या है? आप एफिशिएंट है। Efficiency is also increased when the same benefit or outputs you receive with fewer resources। यानी सेम आउटपुट 10 आइटम ए ने बनाया, 10 आइटम बी ने बनाया, बट आपने जो 10 आइटम बनाई वो कंपैरेटिवली कम यूज करके, यानी उसने ज्यादा रिसोर्सेज यूज किए, उसने डबल डबल शिफ्ट में काम किया, आपने सिंगल शिफ्ट में काम करके सेम आउटपुट दे दिया, तो आप कहेंगे यस कि आप कॉस्ट इफेक्टिव है, आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। इनपुट जो होते हैं, बार बार हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट इनपुट होता क्या है? इनपुट क्या होता है? जो आपका फाइनेंस है, मनी जो आपने पैसा लगाया है, वो आपका सही ढंग से यूज होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल्स यानी रॉ मटेरियल है, वो ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करना चाहिए। आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी है, ये तो नहीं है बार बार खराब हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, आप मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो दिस इज द थिंग। सो मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकॉज दे रिड्यूस द कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब आप अपने फिजूल खर्चे, ऐसी चीजें आप अवॉइड करेंगे, सो डेफिनेटली आपकी क्या है?
प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज अ प्रोसेस. प्रोसेस की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. क्या फ़र्क है दोनों में, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें बनता ही बनता है. इवन 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमारा आ जाता है. सो दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड. हमने लास्ट वीडियो नंबर 1 में आपको समझाया था, बट अब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बिकॉज मुझे एक एक लाइन इसको आपको समझाना है. एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में हम आपसे पूछते हैं. फाइन. तो अब आपको, आपके पास एनसीईआरटी है ही, तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि साथ साथ पढ़ना और एक एक लाइन को मार्क करना. मेरी आपको एश्योरेंस है, गारंटी है कि अगर एक बार आप इसे पूरा कोर्स कर लेते हैं, तो हर बच्चा, क्योंकि इसके बाद हमने आपको पहले पीपीटी के थ्रू पढ़ाया, फिर एनसीईआरटी पढ़ाया. अब थर्ड जो स्टेप होगा हमारा वो रहेगा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, और इंक्लूडिंग द केस स्टडीज. फाइन. तो सारे सारे चैप्टर्स का हमने चीट शीट्स बनाया हुआ है, लीथल वर्कशीट्स बनाई हुई है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे. और इसके बाद इवन योगेश सर, आपको पता है कि हमारे बिजनेस स्टडीज के मेरे साथ साथ मेरे बड़े ब्रदर, वो भी ऑथर है बिजनेस स्टडीज के, वो भी लास्ट 25 ईयर से लिख रहे हैं. एंड ही विल ऑल्सो शेयर हिज एक्सपर्टीज ऑन बिजनेस स्टडीज. क्योंकि हमारा ये मानना है कि अभी आप नॉर्मली हर जगह एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, बट हमारे अपने ही फैमिली में हमारे कॉमर्स के एक से बढ़कर एक स्पेशलिस्ट हैं. हमारे घर में कुणाल है, ही इज ऑल्सो एन एमबीए. तो सब लोग मिलके आपको अपना बेस्ट बेस्ट पार्ट इस बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए हम अपनी अपनी बेस्ट देंगे, ताकि सिर्फ हमारे इस चैनल पे, अगर आप चैनल पे जुड़े हैं या हमारे वेबसाइट के पोर्टल पे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर सब लोग मिलके कलेक्टिव एफर्ट से एफिशिएंटली इफेक्टिवली एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं. दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. तो हम सब मिलके आपके सक्सेस के लिए कमिटेड है. फाइन. तो ये मैं बताना चाहता था आपको, एंड दिस इज व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी in our case. So these two terms are different, but they are interrelated. For management, it is important to be both effective and efficient. Means what क्या? यहाँ पर हम दोनों की दोनों बातें कर रहे हैं कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. Next, for management, it is important to be both effective and efficient. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin, but these two aspects need to be balanced. एंड मैनेजमेंट एट टाइम्स हैज टू कंप्रोमाइज विद द एफिशिएंसी. ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप पढ़ के गए हैं. वहां पे ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, कि कई बार मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एफिशिएंसी से. ट्रू या फॉल्स, मोस्टली बच्चे लेके आएंगे फॉल्स. उनको लगेगा नहीं नहीं, कंप्रोमाइज तो होना नहीं चाहिए. बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात है कि यस, वी कैन compromise efficiency sometimes. For example, it is easier to be effective and ignore efficiency, that is complete the given task but at a high cost. कई बार क्या हुआ, हमें टारगेट मिला है, दिवाली का टाइम है और सामने वाले हमारे क्लाइंट ने, कस्टमर ने, ही हैज गिवन अस ऑर्डर ऑफ 2000 क्वांटिटी. अब हमें पता है कि हमारी मंथली कैपेसिटी ही 1500 यूनिट्स की है, हम महीने में 1500 यूनिट से ज्यादा बना ही नहीं सकते, बट ऑर्डर 2000 क्वांटिटी का आ गया. क्या करें फिर? अब ऑर्डर तो पूरा करना है, पार्टी को नाराज नहीं कर सकते, इतने सालों से जुड़ी है. तो हमें इफेक्टिव तो रहना है, टास्क पूरा करना है. हो सकता है उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्किंग आवर करने पड़ जाए, हो सकता है हमें बाहर से लेबर एक्स्ट्रा बुलानी पड़ जाए कुछ काम में असिस्ट करने के लिए. तो यहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट हमारी डेफिनेटली बढ़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो suppose a company's target is 5000 units in a year, मान लीजिए. To achieve this target, the manager has to operate on double shift. ये बार बार डबल शिफ्ट की बात आती है. आप समझिए मीनिंग क्या है डबल शिफ्ट का, मतलब सिर्फ एक यही रीजन नहीं है. ये मत समझिए कि यहाँ बुक में एक वर्ड डबल शिफ्ट लिख दिया तो आप इसी को ही लिख के आएंगे. और भी रीजन हो सकते हैं. क्या? कि आपको जो आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतने की है, और आपने बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा, आपने एक्स्ट्रा रिसोर्स किए, आपने उस टाइम मशीनरी बाहर से रेंट पे मंगाई, हो सकता है एक्स्ट्रा लेबर बाहर से मंगाई जो आपको पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं. फाइन. आप देखते हो कई बार आप किसी होटल में जाते हैं, किसी बैंक्वेट में आते हैं, मैरिजेस में, वहां पर जो काम कर रहे होते हैं, स्टूवर्ड्स काम कर रहे होते हैं, वेटर्स काम कर रहे होते हैं, वो उनके रेगुलर नहीं होते एम्प्लॉय, वो बुलाए जाते हैं डेली बेस पे. तो इस तरह से कहीं भी कोई आपको जरूरत पड़ सकती है, आप एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं. सो टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट टाइम. तो हर बच्चा ये लिखता है, तो ये मत देखो कि एक ये अपना दायरा बढ़ाओ, दो चार एग्जांपल्स एक्स्ट्रा लिख के आओ कि बार बार पावर फेलियर होती है तो इसने डबल शिफ्ट में काम किया. तो मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. अब हम जब पेपर चेक करते हैं बोर्ड के, तो अगर एक दिन में हमें 20 कॉपीज चेक करनी पड़ती है, 20 में से 19 कॉपीज में यही आंसर लिखा होता है, इतनी यूनिट्स थी, पावर फेलियर था और डबल शिफ्ट में काम किया. अरे भाई, इसके अलावा भी तो सोचोगे ना कुछ, ये तो ना कि इन्होंने जिसने भी लिखा ये पैराग्राफ उसके हिसाब से उसने ये एग्जाम्पल उसके दिमाग में आया.
आप अपने भी 1-2 एग्ज़ाम्पल बना के रखिए और एग्ज़ाम में हम नया ही केस स्टडी बना के देते हैं। तो जब आप इस तरह से सोच पाएँगे, तभी केस स्टडीज़ को क्रैक कर पाएँगे। तो केस स्टडीज़ कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से उठा के उसको स्टोरी फॉर्म में देना इज़ अ केस स्टडी। इन दिस केस द मैनेजर वाज इफेक्टिव इफेक्टिव तो था बट नॉट एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी। सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स। कौन से इनपुट? उसने एक्स्ट्रा लेबर ली, बिजली ज़्यादा जली होगी बिकॉज़ डबल शिफ्ट में है, तो पूरी फैक्ट्री की लाइट जली रही, वो यूज़ हो गया। सो एट टाइम्स अ बिज़नेस मे कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विथ फ्यूअर रिसोर्सेज, दैट इज़ कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। बट इसी के विपरीत, इसी से उल्टा एक बार और क्या होता है, कई फर्म्स में हमने देखा है कि कुछ मैनेजर्स का सारा ध्यान किस पे होता है? कॉस्ट को बचाने में। कैसे कॉस्ट कम हो जाए, कैसे कॉस्ट कम हो जाए, कैसे रिसोर्सेज कम लगाएँ। होता क्या है, वो अपनी कॉस्ट को तो कम कर लेते हैं, बट जो टारगेट प्रोडक्शन है, वही अचीव नहीं हो पाता। यानी मार्केट में गुड्स नहीं पहुँच जाते। अगर दिवाली के टाइम पे आपको पहुँचाने थे, मान लीजिए दिवाली अगर अक्टूबर में है, अक्टूबर 20th को है और आपको क्लाइंट ने कहा कि मुझे आप सितंबर एंड तक गुड्स दे दीजिए। बट आपके गुड्स सिर्फ 15th अक्टूबर को पहुँचे उसके पास, तो वो रखेगा नहीं, वो वापस कर देगा और आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, सो यू आर नॉट इफेक्टिव। मीन्स व्हाट? आपको जो टारगेट मिला है वो अचीव करना है, कॉस्ट बढ़ जाए कोई बात नहीं, बट कॉस्ट को कम करने के चक्कर में इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर डिजायर्ड एंड रिजल्ट ही अचीव नहीं हुआ, तो पूरा पर्पस ही फ्लॉप हो गया, फिर ये आप इनएफिशिएंट हैं। फाइन। कॉन्सिक्वेंटली तो आप इनइफेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट पूरा नहीं किया। आप एफिशिएंट तो हैं, रिसोर्सेज कम कर लिए, बट यू आर इनइफेक्टिव। और पुअर मैनेजमेंट जहाँ-जहाँ होगी, वहाँ दोनों चीज़ें इनएफिशिएंट होगी। इनएफिशिएंट यानी आप काम कर रहे हैं और आप इनइफेक्टिव हैं, दोनों चीज़ आपकी इनइफेक्टिव होगी, ठीक है? Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enter into the market, और competitors मार्केट में घुस जाते हैं और आपका प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है उसकी शॉप से। यानी अब सेल्फ पे आपका प्रोडक्ट नहीं, उसका प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसका प्रोडक्ट बेचा जाएगा, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो टाइम से सप्लाई कर रहा है। तो टाइम से सप्लाई करना भी एक अच्छी मैनेजमेंट का पार्ट है। आफ्टर सेल्स सर्विस भी एक अच्छी मैनेजमेंट का पार्ट है। कस्टमर फीडबैक भी एक अच्छी मैनेजमेंट का पार्ट है। सो दिस इज अ केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स since the goods did not reach the market. Therefore, it is important for management to achieve goals, that is effectiveness, with minimum resources, that is as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. कोई भी एक चीज इतनी ज्यादा ना हो जाए कि दूसरी चीज का imbalance हो जाए और आपके बिजनेस में फर्क पड़े। यूजली हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस, लेकिन जिस बिजनेस में एफिशिएंसी हाई होती है, आप यूजली देखेंगे वहां पर हाई इफेक्टिवनेस भी एसोसिएट होती है, विच इज द एम ऑफ ऑल मैनेजर। तो अगर आप हाई एफिशिएंट है, हाईली एफिशिएंट है, कम टाइम लगा रहे हैं, कम रिसोर्सेज, तो साथ साथ ये भी देखिएगा कि आपका टारगेट भी अचीव हो, तभी अच्छी मैनेजमेंट मानी जाएगी। बट अनड्यू एम्फेसिस ऑन हाई एफिशिएंसी without being effective is also not desirable. Please make it a point. But एक्स्ट्रा आप एफिशिएंसी हो गए, एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए, कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है, और अगर आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, तो भी वो उसको गलत बात मानी जाएगी। तो ये भी नोट कर लीजिए जल्दी से यहाँ पर। बट undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable. अब ये लास्ट लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ inefficiency and ineffectiveness, ये मार्क कर लो भाई जल्दी से, इसको बोल्ड लेटर्स में कर लो, 1 मार्क का ट्रू फॉल्स आ जाएगा। पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ inefficiency and ineffectiveness, true या false. We can also give you fill in the blank. Poor management is due to dash and dash. अब आपको ये लाइन भरनी चाहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सेम क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा। यू विल से थैंक्स सर, आपने इतना हाईलाइट करके इस पॉइंट को इतना आपने इलाबरेट किया था कि पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ डैश एंड डैश, वहां इन एफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस आपको मेंशन करना होगा। फाइन। तो ये तो हमने आपको बताया इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वीडियो 1 में बता दिए थे शॉर्ट में, यहाँ डिटेल ले रहे हैं, आपको समझ आ चुके हैं, इसलिए अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो 7 फीचर्स हैं, और उसका जो हमने न्यूमेरिक टेक्निक बताई है, आपको जल्दी से बताओ व्हाट इज द न्यूमेरिक टेक्निक, जो मैंने अभी आपको चेस गेम से रिलेटेड बताई है, और आप कैसे एसोसिएट करेंगे कि अच्छी मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवनेस भी चाहिए और एफिशिएंसी भी चाहिए। चेस गेम में भी आपको इफेक्टिव होना है, जीतना भी है, और अपने रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से आपको यूज करना है, यानी इनपुट आउटपुट रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। और उससे बढ़िया चेस का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो आपको मैंने बताया था पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर एंड सीआईडी ऑफिसर प्लेइंग चेस
एंड पीएमजी वन, जो पीएम है वो जीत गए, और बाकी सब लोगों ने बोला गुड गेम यानी जी जी। आप सोशल मीडिया पे, आप इंस्टा वगैरह पे, स्नैपचैट पे यूज करते हैं जब गेम खेलते हैं गुड गेम, तो वही है। तो क्या है जल्दी से बताएंगे फास्ट। यस, पीएम, वेरी गुड। आफ्टर दैट सीआईडी ऑफिसर, सुपर्ब। आफ्टर दैट दिस इज पीएम, सीआईडी ऑफिसर एंड गुड गेम। तो ये आपका पी से परवेसिव, एम से मल्टी डायमेंशनल, सी से कंटिन्यूस, आई इज इंटेंजिबल, डी इज योर डायनामिक, जी इज ग्रुप एक्टिविटी एंड गोल ओरिएंटेड। तो पहला पढ़ते हैं गोल ओरिएंटेड, आपके सामने पहला फीचर। तो सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। An organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. They should be simple and clearly stated. ये बड़ा सिंपल होने चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, यानी सबको पता चले हमें क्या करना है, क्या टारगेट अचीव करने हैं, कितने टाइम में, और कौन आदमी क्या कैसे करेगा। आप देखते होंगे क्रिकेट मैचेस में जब एक टीम बाहर आती है अपने प्लेयर्स के साथ फील्डिंग करने के लिए, तो कैप्टन सारे फील्डर्स को साथ लेके गले में हाथ डाल के कुछ समझा रहा होता है। वो यही मैनेजमेंट का पार्ट है। वो पहले गोल डिसाइड करता है कि पहले 5 ओवर, पहले 10 ओवर में इतने रन नहीं देने, हमें इतनी विकेट्स लेनी है। वो सब चीजें एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स which are the basic reason for its existence. These should be simple and clearly stated. कम शब्दों में आपको समझाना है। Different organizations have different goals. हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल स्टोर जो है उसका टारगेट है सेल्स को बढ़ाने का, बट अगर कोई सोशल सोसाइटी है यानी चैरिटेबल सोसाइटी है और वो एजुकेशन में है, तो उसका टारगेट है इम्पार्ट करना एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी जो ये स्पैटिस्टिक्स सोसाइटी है वो स्पेशल नीड्स के बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स। और यही मैनेजमेंट का रोल आता है कि उस काम में उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को, जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको सिंक्रोनाइज करना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। ये है हमारा गोल ओरिएंटेड। तो ये गोल ओरिएंटेड का सबसे पहले है कि अगर गोल ही ना हुआ तो मैनेजमेंट होगी ही नहीं। तो मैनेजमेंट का टारगेट ही क्या होता है, गोल को अचीव करना। देन मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स क्या, यानी ये हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लगती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइन, चाहे वो सोशल हो, सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, चैरिटेबल सर्विसेज, या पॉलिटिकल पार्टीज हो। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज भी मैनेजर्स हायर करती है। आप देखते हैं न्यूज़ चैनल पे अलग अलग स्पीकर यानी उनका प्रवक्ता आता है बोलने के लिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, बट उनका यूनिवर्सल एम यही रहेगा क्या, कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें, राइट। ये हमारा मेन टारगेट है। तो अल्टीमेटली गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, एंड रिजल्ट जो है गोल आपका अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल प्रोग्रेसिव के अंदर कि एक पेट्रोल पंप है उसको भी मैनेजमेंट चाहिए, एक हॉस्पिटल स्कूल है उसको भी मैनेजमेंट चाहिए। तो दे आर ऑल टू मैनेज। और ये नहीं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर जगह चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट यही हमें जरूरत है, बाहर के लोगों को मैनेजमेंट नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जो कोरोना वायरस के केस में हर जगह मैनेजमेंट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, किस तरह से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, पुलिस, ठीक है, और सामाजिक संस्थाएं किस तरह से काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो इंडिया में मैनेजमेंट हो रही है, यूएसए में नहीं हो रही होगी, फ्रांस में नहीं हो रही होगी, ईरान में नहीं हो रही होगी, हर जगह हो रही होगी, जापान में, जर्मनी में, हर जगह हो रही है। दिस इज व्हाट इज द मैनेजमेंट। वो हर जगह है यानी वो परवेसिव है। इससे बढ़िया एग्जांपल, क्योंकि अगर आप इसके साथ विजुलाइज करोगे देन ओनली यू कैन राइट द आंसर। अदरवाइज परवेसिव का मीनिंग आपको सिर्फ इंग्लिश की तरह रहेगा। बट व्हेन यू अटैच एन प्रैक्टिकल एग्जांपल, अ डे टू डे रियल लाइफ एग्जांपल, you would be able to recall the concept and the theory part in the board examination. How they do it may be quite different, यानी हो सकता है तरीका सबका अलग अलग हो सकता है दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मैं इसमें लॉकडाउन में कुछ भी ढील नहीं दूंगा, लिबरल नहीं होऊंगा, बट वहीं दूसरी स्टेट ने थोड़ा थोड़ा काम करना अलाउ कर दिया। तो अप्रोच अलग हो सकती है, बट जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सेम रहेंगे। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। और अगर डिफरेंस आ भी रहा है तो वो डिफरेंस कल्चर की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से, हिस्ट्री की वजह से, जो भी पीछे रीजंस रहा हो। नेक्स्ट थर्ड है मल्टी डायमेंशनल। और मल्टी डायमेंशनल में तीन चीजें आती हैं जो मैंने अभी आपको एक ग्राफ दिखाया था पीपीटी में। आई होप यू कैन रिकॉल दैट ग्राफ एंड यस इट इज देयर ऑन द स्क्रीन। आई होप यू कैन सी।
दिस इज व्हाट इज द मल्टी डायमेंशनल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। यू कैन सी मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो यहाँ पे तीन वर्ड हैं, उन तीनों वर्ड को आपने समझना है। पहला है वर्क, दूसरा है पीपल, और तीसरा है ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म में तीनों में क्या कर सकते हैं आप, WPO, ठीक है ना, कोई इसका कोई वो बना लीजिए न्यूमेरिक WPO, ठीक है ना, या आप कर सकते हैं POW। POW से मुझे याद आता है बड़ा फेमस, प्रिजनर ऑफ वॉर, तो आप ये याद कर सकते हो, प्रिजनर लिख लीजिए, प्रिजनर ऑफ वॉर। इसमें तीनों चीजें पॉइंट आपके कवर हो गए क्या। पी से मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी आपको मैनेज किसको करना है, जो वॉर के प्रिजनर्स थे जिनको आपने रोक के रखा है उसको मैनेज करना है। आपकी ड्यूटी दी गई है कि ये सारे वॉर के हमारे प्रिजनर हैं जिनको हमने कैदी बनाया है, इनको आपने अलग से ले आके इसको मैनेज करना है। तो POW में क्या आ गया, पी से मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ओ इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो इसके नीचे क्या आता है, जब वर्क की बात करेंगे, ये अभी हम नहीं पूछ रहे बट वैसे ही बता रहे हैं, वर्क के अंदर हम क्या देखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। पीपल के अंदर स्टाफिंग या डायरेक्टिंग, कैसे उनको डायरेक्ट करना है, राइट पर्सन को राइट जॉब असाइन करना है। और ऑपरेशन मतलब फ्लो ऑफ वर्क, कैसे कहाँ पे प्रोडक्शन होगी, कहाँ बेचना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सब चीजें हमारी किस में आती है, मल्टी डायमेंशनल में। फाइन, सो आई होप मल्टी डायमेंशनल भी आपको क्लियर हो गया। सी, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू एम्पल रिसोर्सेस एंड नॉलेज बैंक, ताकि आपको लगे ऐसे नहीं तो अच्छा ऐसे याद हो गया, ऐसे याद हो गया, और ये सब चीजें बोर्ड में रिकॉल करेंगे। वी आर नॉट मेकिंग इट मोनोटनस एंड बोरिंग, व्हाई, अदरवाइज आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मान के चलिए पूरा पूरा चैप्टर्स मुश्किल से 4 से 6 8 घंटे में खत्म हो रहा है, विद पावर पॉइंट, विद आपका एनसीईआरटी, एंड विद योर इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स, लीथल वर्कशीट, चीट शीट, सबके साथ। फाइन, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है ये आपके लिए। तो प्लीज जल्दी से जल्द मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो अगर चाहे आप यूट्यूब पे हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। फाइन, और जो वेबसाइट पे हैं वो भी इसको स्प्रेड करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि पूरा का पूरा ये जो कोर्स अवेलेबल है, आप टाइम से सब्सक्राइब करके इसका बेनिफिट ले लें। कई बच्चे एंड तक सोचते रहते हैं और टाइम पूरा निकल जाता है और फिर उसका इतना बेनिफिट नहीं ले पाते, बिकॉज इसके लिए यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड, रीड एंड एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इसके बाद फिर हमारी टेस्ट भी होते हैं, तो वो सब चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए आप टाइमली इसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। फाइन, चलिए थर्ड पार्ट हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हम बता चुके हैं मैनेजमेंट के तीन पार्ट होते हैं। वर्क होता है, वर्क के अंदर क्या करेंगे इसको, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। इन फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर नीड इज व्हाट। अगर एक गारमेंट स्टोर है तो वहां पर कस्टमर क्या चाहेगा, टू बी अचीव्ड एंड असाइंस टू अचीव इट, ठीक है ना, is to be achieved and assigns the means to achieve it, कि वो अचीव हो, उसके साथ के जो भी साधन आपको चाहिए, रिसोर्सेज, वो आप उसको प्रोवाइड करें। दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू डेलीगेटेड। यानी पूरा का पूरा मैनेजमेंट का चैप्टर इसने इसमें समझा दिया। इसको दोबारा पढ़ेंगे। ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। ठीक है, कोई ना कुछ काम करना है वर्क के लिए। अब वो वर्क को डिफाइन इसने कैसे किया, यहाँ पर एक फैक्ट्री है, उसमें एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज what of goals to be achieved and assigns to me to achieve it. This is done in terms of problems to be solved, decisions to be made and plans to be established. क्या प्लान करना है, क्या बजट बनाना है, किस इवेंट के लिए कितना कितना एक्सपेंस हमें करना पड़ेगा, कौन आदमी किस एक्टिविटी को करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, उसको अथॉरिटी देनी है कि वो आगे डेलीगेट कर सके उस काम को लोअर लेवल पे। अगर टॉप लेवल है तो वो मिडिल को देगा, मिडिल है तो वो लोअर, और जो लोअर लेवल है सुपरवाइजर लेवल, वो अपने वर्कर्स को देगी। Management of people. Human resources are the people's are an organization's greatest asset. Despite all developments in technology, getting work done through people is a still major task for manager. सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा टास्क है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा फीचर है और बहुत कहते हैं कि कोई भी आंसर इस वर्ड्स के बना नहीं बनता। व्हाट इज मैनेजमेंट, इट मींस मैनेज मैन और टीम। मैनेजमेंट को जो ब्रेक करते हैं, पहला वर्ड होता है मैनेज, दूसरा होता है एम ई एन मैन, और लास्ट में टी बचता है। सो टू मैनेज द मैन टैक्टफुली इज अ मैनेजमेंट, एंड टैक्टफुली मींस व्हाट, उनको समझते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, उनको खुश रखते हुए एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट देना जहां वो फील करें एज अ पार्ट ऑफ टीम और आपके लिए बेहतर काम करें।
So despite all developments in technology, getting work done through people is still a major task for manager. Managing people has got two dimensions. अब ये दोनों डायमेंशंस पढ़ते हैं, क्या क्या बात है जब मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पीपल को मैनेज करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए. पहला, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर. सबसे बड़ा क्या आता है, बिहेवियर. आपका बैकग्राउंड कैसा है, कैसा आपका कल्चर रहा, आपके किस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए, वैसे ही आपकी थिंकिंग बन गई है, वैसे ही आपकी सोच बन गई है. और जैसे आपकी सोच बन जाती है वैसा ही आप बिहेव करना स्टार्ट करते हो, वैसे आपके एक्शंस हो जाते हैं. तो यहाँ पर टफेस्ट पार्ट जो मैनेजमेंट पे आता है, आपके बिहेवियर पे काम करना. अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आपके एक्शंस अच्छे होंगे, एक्शंस अच्छे होंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और रिजल्ट अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा. जो लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, जो लोग कंपनी में काम करने के बावजूद भी दे बिच अराउंड द कंपनी की बिच, उनके बारे में कुछ कमियां निकालते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनका एक एनवायरनमेंट या बिहेवियर सही नहीं होता. फाइन, तो पहले उनको हैंडल करना पड़ता है एम्प्लॉयज की नीड्स को, उनके बिहेवियर को. सेकंड, इट आल्सो मींस डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट ओनली एज अ वन एम्प्लॉय, एज अ ग्रुप. जो पूरे लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, उनको भी कैसे मैनेज करना. हमारे कस्टमर्स है, कस्टमर्स की नीड एज अ होल हमें उनको ध्यान रखना है. मान लीजिए कस्टमर्स चाहते हैं, अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, मेरे कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा आ रही है स्मॉल कार की, तो मुझे वो देखना है कि स्मॉल कार के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं. अभी जो हाउसेज हैं, बड़े बड़े घर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन रहे हैं, अभी लेटेस्ट डिमांड आ रही है 20 लाख और 40 लाख 50 लाख के घरों की ज़्यादा डिमांड आ रही है. जो वो ज़्यादा महंगे तो उसकी डिमांड नहीं है. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती है. पीपल पीपल यानी अपने लोग भी, बाहर के लोग भी जिनसे हम डील कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है. फाइन. The task of management is to make people work towards achieving the organization goal by making their strength effective and their weakness irrelevant. तो जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको इफेक्टिव करें, एनहांस करें, और वीकनेस को वो इग्नोर कर दें या उन पे काम करें पॉजिटिव, और उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें. नेक्स्ट, सी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन जैसी भी हो, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव. या तो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम गिविंग माई सर्विस. कोई आदमी कोई सामान बेच रहा है, किसी की शॉप है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देगा आपको, उसके पास प्रोडक्ट है. तो दिस रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच एंटेल्स. तो कोई भी काम हो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, और उसके अंदर विच एंटेल्स यानी विच comprises the flow of input material and technology for transforming this input into the desired output for consumption. यानी कहीं ना कहीं कुछ इनपुट होगा, कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी, और उस इनपुट को हम यूज करके फाइनल आउटपुट में बनाते हैं. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा इनपुट मेरी टेक्नोलॉजी है, मेरा सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो इनपुट है. और फाइनल आउटपुट कंजम्पशन का है, यानी आपको ये पूरा रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में एडिट होकर पूरी एडिटिंग के साथ मिल जाएगी, और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. दिस इज वॉट I want to say. So this is interlinked with both the management of work and management of people. यानी जो operations है, operations बीच में है. जैसे आप बर्गर खाते हैं, बर्गर के बीच में आलू की टिक्की होती है, वैसे ही ये है operations. क्या है कि ये जो इनके एक तरफ वर्क है, एक तरफ पीपल है. ये जो operations है, ये इन दोनों को साथ लेके ही आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा. So this is interlinked with both management of work and management of people. ये उन दोनों से जुड़ा हुआ है. फोर्थ पार्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और ये हम बता चुके हैं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. और आपने अभी एक ऊपर पिक्चर देखी होगी, ये पिक्चर, ये बहुत फेमस पिक्चर है, काफी साल से हम इसको यूज कर रहे हैं. ये क्या कहना चाहता है कि ये इसको कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. तो ये वही कंपनी है जो ऊपर लिखा है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एज अ टीम. ये टीम वर्क के बारे में बताया गया है, एक अच्छी मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि एक आदमी, ये जो फर्स्ट लेडी है, ये मार्केट को देखती है, दूसरा मैनेजर है वो फाइनेंस को देखता है, तीसरा पर्सन जो आप देख रहे हैं उसने कैप लगा रखी है फैक्ट्री की यूनिफॉर्म में, फोरमैन की यूनिफॉर्म में, वो प्रोडक्शन देखता है. और फोर्थ पर्सन है जो एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स, कैसे एम्प्लॉय को हायर करना, कैसे ट्रेनिंग देनी है, ये सब चीज देखते हैं. तो ये जब सब एक साथ मिलके काम करते हैं, जैसे ये एक माला होती है, उनमें एक एक मोती को पिरो के एक पूरी माला बनती है, वैसे ये लोग काम करते हैं मिलजुल के, और मैनेजमेंट के एंड रिजल्ट को अचीव करने में हेल्प करते हैं. फाइन, चलिए. तो continuous process is the process of management is a series of continuous composite but separate function. अलग अलग फंक्शन है बट सब मिला के कंबाइन होके हमारा मैनेजमेंट बनते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, एंड इट इज आल्सो नोन एज अ प्रोसेस. दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म. ऐसा नहीं है पहले प्लानिंग होगा,
वो जब खत्म होगा उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ये साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट स्मिता, जो स्मिता राय थी हमारी नामची डिजाइनर कैंडल्स की, परफॉर्म सेवरल डिफरेंट टास्क इन अ सिंगल डे। वो एक ही दिन में इतने काम कर रही थी, आपने देखा होगा। तो ये है मल्टी डायमेंशनल डे। सम डेज शी मे स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग अ फ्यूचर एग्जीबिशन, अगर उसको एग्जीबिशन लगानी है उसके बारे में सोचेगी। एंड ऑन द अदर डे शी मे स्पेंड मोर टाइम इन सॉर्टिंग आउट एम्प्लॉय की प्रॉब्लम, किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके बारे में हेल्प करेगी। द टास्क ऑफ अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन चलते रहते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूस। फिफ्थ पार्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमने बताया आपको कि लोगों के साथ काम करना है थ्रू दी अदर्स। An organization is a collection of diverse individuals with different needs. Every member of the group has a different purpose for joining the organization. मैंने बात करी, मैंने खुद 15 साल काम किया, मैंने आपसे शेयर किया हुआ है दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल में, न्यू एरा स्कूल में 15 साल, और योगेश सर भी हमारे साथ किया। तो हमने एक चीज ये सीखी क्या, कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमारा इंडिविजुअल एम होता है, गोल होता है अपनी फैमिली की सर्वाइवल के लिए, बच्चों के लिए। बट एक गोल हमेशा साथ में ये भी रखते थे कि जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट लेके आए, वो अच्छा उनका भविष्य बने। तो आज हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में हैं, कोई कंपनी के सीईओ हैं, कोई अलग अलग लाइन में है, मीडिया लाइन में है, कोई फिल्म एक्टिंग में है, कोई एयर होस्टेसेस है। मीन्स व्हाट, जिनका पर्सनल जो उनका गोल था हमने वो अचीव कराया। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव किया, कि नाम बना, कि जब हम कॉमर्स में पढ़ा रहे थे तो हमारे एक नाम था कि भाई इस स्कूल की कॉमर्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल था ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करें, नाम हो वो भी अचीव हो। तो दोनों के गोल अचीव होने चाहिए, इंडिविजुअल भी और ऑर्गेनाइजेशन गोल भी। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। An organization is a collection of diverse individuals with different needs. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as member of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goal. यानी हमारा मैच का जरूर जीतना जरूरी है, हमारी सेंचुरी बने या ना बने, हो सकता है 98 पे सेक्रीफाइस करना पड़ गया हमारा विकेट को, बट इंडिया को जिताया, दैट इज द कॉमन गोल। और यही वो एग्जांपल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यूपी के चीफ मिनिस्टर हमारे आदित्यनाथ, यही है, उन्होंने यही चीज करी। दिस रिक्वायर्ड टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन। तो जो भी एफर्ट है वो सब के सब डायरेक्शन कॉमन डायरेक्शन, यानी छोटी मोटी नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सबके एफर्ट्स मिलके अल्टीमेटली एक बड़े समुद्र में मिल जाने चाहिए। तो ये है हमारा देख पा रहे हैं प्लानिंग, अभी देख रहे हैं फर्स्ट हमारा प्लानिंग है, ये प्लानिंग के अंदर है। उसके बाद हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा है लीडिंग, लीड करना, कंट्रोल करना। और ये ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज है, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। क्लियर। तो ये आपने देखा कि पूरा का पूरा मल्टी डायमेंशनल है, यानी कितने तरह के काम एक मैनेजमेंट को करते हैं। नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं क्या है हमारा। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज चेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जसवीर। सो आई होप ये आपने पढ़ लिया कि एट द सेम टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस बात को, और आप भी मार्क कर लीजिए। ये वो बातें हैं जो हम आपसे क्वेश्चन में पूछने वाले हैं, कि सेम टाइम मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज चेंज। यानी हम ये नहीं चाहेंगे एक एम्प्लॉय हमारा फोरमैन के लेवल पे ज्वाइन किया, वो अपनी पूरी लाइफ फोरमैन पे ही निकाल दे, नहीं। उसको मौका देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना, उसकी डेवलपमेंट कराएंगे, और फिर कोशिश करेंगे उसका लेवल, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसकी नॉलेज स्किल के हिसाब से, जैसे जैसे वो डेवलप होगा, उसको हम आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट 6 फंक्शन, यानी टोटल 7 है, 7 है हमारे, 7 में से 6 हमारा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्या है डायनेमिक फंक्शन? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट है, अगर आपकी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। और उसका बेस्ट एग्जांपल है स्कूल्स का। हम जब स्कूल में पढ़ाते थे, तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया 96 में, उस टाइम पे मैं ब्लैक बोर्ड होता था, ग्रीन बोर्ड और चौक से पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने।
6-7 साल बाद बात रही होगी करीब 2003-4 की। उसके बाद स्कूल्स में हमारे व्हाइट बोर्ड लगे और मार्कर्स। तब हमें मार्कर्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि मार्कर्स को इधर-उधर रखते थे, स्टूडेंट्स इधर-उधर कर देते, तो हमें मार्कर्स कैरी करना पड़ता था क्लास में और वहाँ जाके पढ़ाना पड़ता था। और आते-आते, आते-आते जब मैंने स्कूल छोड़ा, 2011 की बात है, 2011 की बात है, तब तक स्मार्ट बोर्ड्स आ गए थे क्लासरूम में। और वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था, पेन ड्राइव के थ्रू पढ़ना होता था, डिस्प्ले होता था हमारे सामने और वही चीज़ डिस्प्ले स्क्रीन पे होती थी। तो स्कूल की मैनेजमेंट ने कितना डायनामिक फंक्शन किया, आप ये देखिए कि कहाँ चॉक बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद हमने व्हाइट बोर्ड किए क्योंकि व्हाइट बोर्ड आ गए थे, और उसके बाद ये या इवन अब आप टीचिंग में देखेंगे, अभी जो हमारा कोरोना वायरस के सिचुएशन में सभी टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्या ये मैनेजमेंट का डिसीजन डायनामिक नहीं है? एक तरीका ये होता कि 2 महीने छुट्टियाँ होती, 3 महीने आप नहीं पढ़ पाते और आपका सिलेबस करिकुलम रह जाता। या इवन प्राइवेट क्लासेस भी जो ले रहे हैं टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स ले रहे हैं, ट्यूटर्स ले रहे हैं, वो भी कुछ लोग तो बहुत पहले से ऑनलाइन कर रहे थे। यानी कहीं न कहीं अगर आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होना पड़ेगा, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ द एग्जांपल यू कुड कोट इन द एग्जाम एंड मेबी वी कैन गिव यू अ केस स्टडी इन द बेस ऑफ कोरोना कि उसके केस में सिचुएशन में स्कूलों ने, लोगों ने अपने आप को कंप्यूटराइज कर लिया। बताइए मैनेजमेंट का कौन सा फीचर इसमें से हाईलाइट होता है? एंड देन यू हैव टू मेंशन कि यहाँ पे डायनामिक फंक्शन हाईलाइट हो रहा है। तो आप थ्योरी की तरह नहीं पढ़ेंगे, बस मेरा ये मानना है, आपने प्रैक्टिकल की तरह पढ़ना है। जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, वैसा ही एक ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला सब्जेक्ट है। फाइन। तो एक एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो ये कह रहा है कि उनको ये सब बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है, ये एनवायरनमेंट की बात, क्लाइमेट की बात नहीं कर रहा, सर्दी गर्मी की। ये कह रहा है जिस एनवायरनमेंट में मैंने डेफिनेशन स्टार्ट कैसे की थी, सबसे पहला लिया था बेस, मैंने लिया था उस पिरामिड में, उस ट्रायंगल वाले डायग्राम में कि प्रोसेस, प्रोसेस के बाद मैंने कहा था एनवायरनमेंट। तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, वो लॉन्ग रन में सक्सेस अचीव करती है। यू प्रोबेबली नो दैट। और ये एग्जांपल एनसीईआरटी में हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? मैकडोनल्ड्स का। कि मैकडॉनल्ड जो फास्ट फूड जायंट है, उसने मेजर चेंजेस किए अपने मेन्यू में। जब वो, तभी वो इंडिया मार्केट में सर्वाइव हुआ, यानी स्टार्टिंग में उसको बड़ी स्ट्रगल हो रही थी सर्वाइव करने में। बिकॉज बाहर की फॉरेन कंट्रीज में हम जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं, वहाँ मैकडी में जो मेन्यू है वो अलग है। ज़्यादा नॉन वेज पे वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, बट इंडिया में यहाँ पे एक मेजर हमारा जैन फूड खाने वाले हैं या वेजिटेरियन भी हैं, तो उनके हिसाब से, या फिर यहाँ पर लोग बड़े प्राइस सेंसिटिव हैं। तो मुझे याद है कि मैंने मैकडोनल्ड्स पे इवन सॉफ्टी भी खाई हुई है 7 रुपीज की। फाइन। इट मीन्स वॉट, उन्होंने इस तरह से मार्केट को पेनिट्रेट किया, समझा। बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकते हैं। इवन द बर्गर, मे बी दे स्टार्टेड बर्गर मे बी अराउंड 15-20 रुपीज का स्टार्ट किया, तो आज भी वो उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, बिकॉज ये डायनेमिक नेचर को अगर आप स्टडी करते हैं उसके हिसाब से, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। सेवेंथ एंड लास्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। जो बच्चे अकाउंट्स के हैं उन्होंने इनटेंजिबल एसेट सुना होगा, दोज एसेट व्हिच वी कैन नॉट सी एंड टच, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इवन योर डोमेन, जो वेबसाइट का डोमेन आईडी है वो, ये सब इंटेंजिबल होता है, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, बट आप फील कर सकते हैं। सेम वे मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी ओनली फील, यू कैन ओनली फील इट। कैसे? द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए और आपने ऑर्डर दिया और आधे घंटे तक आपका खाना नहीं आया, तो आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं कि यहाँ मैनेजमेंट सही नहीं है। या आपको खाना दिया गया, उस खाने के अंदर कुछ ऐसा चीज आ गया जो ऑब्जेक्शनेबल है, आपने उसको छोड़ दिया, उसमें कुछ मिलावट था या कुछ इंसेक्ट था, तो आप कहेंगे ये फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप, यू कैन ओनली फील इट। मीन्स व्हाट, वहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी और रेस्टोरेंट में गए, जाते ही आपका वेलकम किया गया, जाते ही आपको वेटर आया, पूछा, और आपको सर्विस 10 से 15 मिनट में आपको ला के भी दे दिया खाना, एंड क्वालिटी वॉज टू गुड एंड यू प्रेज द लॉर्ड, मैनेजमेंट अच्छी है, आप बार बार जाएंगे।
इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल होती है और वो कैसे फील कर सकते हैं जहां पर कि टारगेट्स टाइम पे अचीव हो रहे हो, ध्यान रखना, एम्प्लॉयज हैप्पी हो और एक ऑर्डरलीनेस हो, एक ऑर्डर से हो रहा हो काम, यानी एक तरीके से प्रोसेस से हो रहा हो। तो तीन बातों का ध्यान रखना। ये तीन बातें आप एग्जाम में लिख के आएंगे और केस स्टडीज में एक क्वेश्चन में हम ये तीनों बातें आपको देंगे और पूछेंगे कौन सा फीचर इसमें आपको मैनेजमेंट का दिखाई दे रहा है और वहां पे हम उसको कैसे फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को, यहीं से हाईलाइट कर लो। ये वाला पार्ट होगा क्वेश्चन को फ्रेम करने का। द इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन where the targets are met according to plans। जैसा प्लान है आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, मैंने प्लान को दिया है, आइडिया है, तो यहीं से सारी चीजें आ रही हैं कि जहां पर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं एज पर द प्लान। जो प्लान है वही अचीव हो रहा है, ये नहीं कि हमारा प्लान था ए से बी में जाना बट हम ए से सी पे पहुंच गए, वो प्लान में नहीं होगा। एम्प्लॉइज हैप्पी हो, खुश हो, आप सर्वे करो, एम्प्लॉइज से पूछो और वहां पे 10 के स्केल में कोई 8 दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, इट मींस एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज एन ऑर्डर। ऑर्डरलीनेस का मतलब क्या होता है, चीजें ऑर्डर में हो, तरीके से हो रहे, कोई हैपेजेड वे में नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, वेस्टेज नहीं है, chaos नहीं है, सब इधर उधर से भाग नहीं रहे, फाइन। ये शो करता है आपकी अच्छी मैनेजमेंट है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द फीचर हमने डिटेल में लिया है और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटा 16 मिनट का वीडियो बन चुका है ऑलमोस्ट। बहुत शिद्दत, बहुत दिल से मैंने आपको ये वीडियो बनाया आपके लिए और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको समझ आया होगा और ऐसे ही हमारा पूरा कोर्स भी डिजाइन हुआ है और आपको ये अच्छा लगेगा। तो अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज इसको स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जितना हो सके, ताकि उन बच्चों को जिनको बिजनेस स्टडीज आज तक बोर लग रही थी, जिनको लग रहा था कि ये बहुत ही थियोरटिकल सोशल स्टडीज की तरह सब्जेक्ट है, तो वो मिथ अभी ब्रेक हो जाए। बिकॉज पूरा साल आपने मैनेजमेंट को इस ढंग से पढ़ना है और आगे आगे जैसे जाएंगे हम इसमें आपको नए नए सरप्राइजेस भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे कुलीग, मेरे टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा और दिल से आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को इसका बेनिफिट मिले तो उनके साथ शेयर कीजिए, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं इसको www.accountsguru.info, तो सभी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, इवन मैथ्स भी आपको इसी हमारे वेबसाइट पोर्टल पे मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब एंड टेक द बेनिफिट एज अर्ली एज पॉसिबल, फाइन। तो चलिए मिलते हैं वीडियो नंबर 3 पे और वीडियो नंबर 3 पे हम मिलेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइन। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।